हेलो एवरीवन, राम ई गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति टॉपिक डिस्कस करेंगे। साथियों, इस क्लास को हम लोग क्वेश्चन फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे, जिसमें एक तो हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स में आपके क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चन का ट्रेंड रह सकता है, हम लोग उसको पूरे टॉपिक को कवर करते हुए कोशिश करेंगे कि पूरा टॉपिक इसमें कवर हो जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग राष्ट्रपति के फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, ये जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें था निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। ऑप्शन है आपके राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और राजनीतिक प्रमुख, मंत्री परिषद सहित। तो इसमें देखिए, ये आपके जो क्वेश्चन पूछा गया, इसमें एक तो चीज ये ध्यान रखना, गणतंत्र, रिपब्लिक, हाँ, जो लोगों द्वारा चुना जाए, मतलब ऐसा जो पद है, भारत का सर्वोच्च पद है, जो प्रत्येक जनता से ही निर्वाचित हो, वंशानुगत पद नहीं होता है। तो इसमें अपने जो है कि भारतीय गणतंत्र मतलब जो भारत का सर्वोच्च पद है, या जो रिपब्लिक का सर्वोच्च पद है, वो कौन सा है, तो आपके रहेगा ये भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अपन राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो शुरुआत हम लोग इसमें करते हैं कि इससे संबंधित क्या अनुच्छेद है और इसका क्या संवैधानिक है। तो देखिए, जो राष्ट्रपति का पद है, ये आपकी एक चीज ध्यान रखना है, एक तो ये संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद का मतलब होता है कि जिसका उल्लेख आपके है संविधान में। ठीक है, तो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनका उल्लेख आपके संविधान के एक तो भाग 5 में ध्यान रखना है। संविधान का भाग 5 है जो संघ या केंद्र से रिलेटेड है। तो आपके राष्ट्रपति का उल्लेख भी संविधान के भाग 5 में है। अब संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है, देखिए, इसका जो मुख्य अनुच्छेद है वो आपके अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 62 तक है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से एसोसिएटेड है, लेकिन जो इसके मुख्य प्रावधान, इसकी नियुक्ति से संबंधित, इसकी योग्यताएं क्या होती है, कार्यकाल कितना होता है, शपथ वगैरह, महाभियोग जो हटाने की प्रक्रिया है, उनसे संबंधित जो सारे प्रोविजंस हैं वो आपके अनुच्छेद 52 से 62 तक इसके मुख्य प्रावधानों का उल्लेख है। एक तो चीज ये ध्यान रखना है। अब अपन बात करें कि जैसे जो इसका जो सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो है मेन, कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, तो मतलब एक तरह से ये जैसे इनके पद का जो उल्लेख संविधान में है, इस कारण से एक संवैधानिक पद है। तो भारत का एक राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से रिलेटेड है। इसके अगले वाले जो प्रोविजन है वो अपन आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट है आपके, भारत का कार्यपालिकीय अध्यक्ष कौन है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट कौन है, मैम कौन है, उसके बारे में ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता या भारत सरकार का कैबिनेट सचिव। तो देखिए, जो कार्यपालिका का अध्यक्ष है, कार्यपालिकीय शक्तियां जो सर्वोच्च है, वो आपके राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, यहाँ पर कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि कार्यपालिका का जो एक तरह से अध्यक्ष है, जो एग्जीक्यूटिव का प्रेसिडेंट है, वो आपके प्रधानमंत्री होता है। देखिए, वास्तविक जो शक्तियां होती है, जो रियल में जो पावर होती है, उन शक्तियों का प्रयोग आपके प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो संविधान में जो इनको शक्ति दी गई है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होगा, वो होगा आपके राष्ट्रपति। तो इससे जो रिलेटेड आपके आर्टिकल है वो है आपके आर्टिकल 53। जैसे अपन ने बात की 52 में कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 52 में है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रोविजन है वो आपके संविधान के भाग 5 में है, जो कि संघ से रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, आर्टिकल 53 में क्या है, इसमें यह कि भाई समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो है, समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां, जो एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स है, वो आपके किसके पास रहेगी, वो आपके राष्ट्रपति के पास रहेगी। ठीक है, तो इसमें जो है आर्टिकल 53 में आपके ये मेंशन है कि समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के पास रहेगी, मतलब जो सारी पावर्स किसके पास रहेगी, प्रेसिडेंट के पास रहेगी। लेकिन इसके साथ ही इसमें यह दिया हुआ है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो इसमें यहाँ पे अधीनस्थ कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सहायता से वह इन शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो फर्स्ट लाइन में आपके जो 53 की फर्स्ट लाइन है, उसके अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा बॉस आपके प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है। लेकिन इसकी अगली लाइन में यह है कि इन शक्तियों का प्रयोग वह अपने अधीनस्थों की सहायता से करेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे राष्ट्रपति जो है अपनी पावर्स, ये सब मैन हेड ऑफ द स्टेट्स होता है, लेकिन ये जो अपनी शक्तियों का प्रयोग है ये आपके अधीनस्थों की सहायता से करता है। और अधीनस्थ यहाँ पे कौन होंगे, अधीनस्थ आपके रहेंगे इसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, इनकी सहायता से वह गवर्नमेंट का संचालन होता है। तो जो संविधान में वास्तविक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष किसे बताया गया है, राष्ट्रपति को। आपके अपकमिंग एग्जाम्स में क्या आ सकते हैं, या एक तो आपको आर्टिकल 53 ध्यान रखना है, इसमें क्या प्रोविजन है वो चीज ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इसमें है कि भाई राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। जो भारतीय सेना है, भारतीय नौसेना है, भारतीय वायुसेना है,
इन सब का जो सर्वोच्च कमांडर है वो आपके राष्ट्रपति होता है, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां निहित है। तो अभी अपन ने जैसे आर्टिकल 53 देखा, तो इसके अकॉर्डिंग देखिए, ए है प्रधानमंत्री में, बी मंत्री परिषद में, सी राष्ट्रपति में, डी संसद में। तो देखिए जो समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां, मतलब अगर एग्जीक्यूटिव पावर्स जो है अगर आपसे वो पूछा जाए तो वो आपके रहेगा राष्ट्रपति में, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे विधायिका के जो कानून बनाने में जो सर्वोच्च है वो आपके संसद है, कानून संसद के द्वारा निर्मित बनाया जाता है। तो उस हिसाब से कार्यपालिकीय शक्तियों में आपको ध्यान रखना है राष्ट्रपति में, और इसका आर्टिकल अपन ने बात किया, आर्टिकल है आपके 53। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, ये सब आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, ये उक्ति निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए यहाँ पे देखिए राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब जो है हेड ऑफ द स्टेट्स है, सबसे बड़ा प्रमुख है जो भारत का है, प्रतिनिधित्व करता है लेकिन नेतृत्व नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसके बारे में कहा है, जो है प्रतिनिधित्व मतलब एक तरह से सर्वोच्च जो पद है वो आपके राष्ट्रपति का है, तो ये आपके राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है। अब इसके अलावा यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के ये पूछ लिया जाए कि वह राष्ट्र का नेतृत्व करता है, ठीक है, यहाँ पे नहीं रहे वह राष्ट्र का नेतृत्व करता है लेकिन वह राष्ट्र का मतलब जैसे, लेकिन वह सर्वोच्च पद नहीं है। तो अगर यहाँ पे ये रहे कि सर्वोच्च पद नहीं है तो कौन है, वो है आपके प्रधानमंत्री, ठीक है। तो इस तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे अपन इसमें आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कथन कारण से रिलेटेड। देखिए जो कथन कारण से रिलेटेड आपके क्वेश्चन हैं ये आपके एक तो यूपीएससी के एग्जाम में आ सकते हैं या स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मैक्सिमम। तो इसमें है कि भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ठीक है। पहली चीज तो ये यहाँ पे अप्रत्यक्ष का मतलब है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट का मतलब है कि आपके डायरेक्ट जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा नहीं चुना जाता, तो ये बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति जो है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है, तो बिल्कुल अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, ये सही स्टेटमेंट है। अगला कथन है जो इसका कारण है वो है कि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है। निर्वाचक मंडल मतलब जो इनके चुनाव में भाग लेगा, निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो निर्वाचक मंडल है मतलब जो राष्ट्रपति को चुनने वाला ग्रुप है जो चुनाव में भाग लेता है, जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कारण है, रीजन है। अब देखिए इनके अकॉर्डिंग तो ये सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज जो मिसिंग है वो क्या है कि इसमें दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है आपके, दिल्ली और पुडुचेरी उसका मेंशन नहीं है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी के जो आपके विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है उनका इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से ये कारण जो है प्रॉपर नहीं है आपके निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो है ये कारण गलत है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो आपके जो कारण है वो आपके इसके अकॉर्डिंग आपके गलत हो गया क्योंकि इसका मेंशन नहीं है इसमें, ठीक है। तो जो निर्वाचक मंडल है उसमें आपके संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। तो इस कारण से आपके कारण गलत हो गया। यहाँ पे देखिए कई आप जो प्रीवियस ईयर्स की जो आप बुक्स देखेंगे तो उसमें आपके दोनों को सही बताया है, लेकिन एक चीज ये ध्यान रखना है कि इसमें दिल्ली पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्यों का मेंशन नहीं है जो कि निर्वाचक मंडल का भाग है। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपके यहाँ पे क्या है, कथन सही है लेकिन कारण गलत है। एक तो ये चीज है, अगर यहाँ पर दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होता तो कथन कारण दोनों सही होते और इसकी व्याख्या भी एग्जैक्टली होती, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी ध्यान रखना है कि अगर आपके यहाँ पे ये मेंशन रहता तो आपका दोनों कारण कथन सही होते। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हैं, थोड़े ट्रिकी रहते हैं, तो आपको ध्यान से सॉल्व करना ताकि आपके नेगेटिव मार्किंग से आप बच सके। सॉरी। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में शामिल या सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मतलब निर्वाचक मंडल जो होता है उसमें कौन कौन शामिल नहीं है उसका क्वेश्चन है। तो आपके देखिए ऑप्शन है, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये भी शामिल होते हैं और राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो देखिए जो राज्यों की विधान परिषद है
लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके भी सदस्य शामिल नहीं होते। देखिए सबसे पहली चीज कि ये सभी राज्यों में नहीं है। विधान परिषद जो है वो आपके बेसिकली सॉरी राज्यों की जो जो विधान परिषद है वो आपके सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही है। तो इस कारण से इन्हें शामिल नहीं किया गया है कि भाई सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व मिले। इस कारण से ये विधान परिषदों के सदस्य शामिल नहीं होते। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो कौन कौन शामिल नहीं होते, संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। एक चीज तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करें कि जो निर्वाचक मंडल है या निर्वाचक गण है, इसके बारे में जो अगला अपन अपना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपन उसके बारे में बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है या निर्वाचक गण होता है उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है। तो देखिए जो निर्वाचक गण या इसमें बोलते हैं निर्वाचक मंडल, ठीक है। तो अब इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल या निर्वाचक गण का उल्लेख, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 54 में है। अब अनुच्छेद 54 में कौन कौन है शामिल, तो अपन उसके बारे में बात करें तो देखिए पहली चीज तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मतलब लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, एक तो ये शामिल होते हैं, ठीक है। एक आपके शामिल होते हैं राज्यों, जो सभी राज्य है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो एक तो ये हो गया सॉरी, तो दो तो ये शामिल हो गए। तीसरा पॉइंट जो है वो अपन ने अभी बात किया कि दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। विस मतलब विधानसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित इलेक्टेड मेंबर्स ही इसमें भाग लेते हैं। एक तो चीज ये ध्यान रखना है, इसमें राष्ट्रपति के जो चुनाव में आपके मनोनीत सदस्य कभी भाग नहीं लेते, चाहे वो आपके विधानसभाओं में मनोनीत हो। वैसे विधानसभा लोकसभा में आजकल मनोनीत नहीं होते, राज्यसभा में ही होते, तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति का अपने को निर्वाचन करना है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते। तो अपने को आर्टिकल 54 में ये ध्यान रखना है कि 54 में आपके निर्वाचक मंडल का उल्लेख है, पहली चीज तो ये। इसके अलावा इसमें कौन कौन से 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखते हैं, एक तो आपके है लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये कंबाइंड में बोले तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा पॉइंट है आपके सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा पॉइंट है आपके दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो प्रोविजन है ये आपके 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 70वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में, 1992 में ये प्रोविजन जोड़ा गया था। तो इस कारण से आपको ध्यान रखना है निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते, 3 पॉइंट्स, और इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, आर्टिकल आपके 54 में, ठीक है। सॉरी, एक्चुअली तबीयत खराब है तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो ये आपको आर्टिकल 54 क्लियर हुआ होगा। अपन ने देखिए 3 जो है आर्टिकल अभी तक पढ़े हैं, एक तो 52 आपके भारत का राष्ट्रपति होगा, दूसरा सभी समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, ये आपकी 53, और 54 में निर्वाचक मंडल। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इसी से रिलेटेड, निर्वाचक मंडल से रिलेटेड। अलग अलग एग्जाम्स में देखिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे गए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन है तो निर्वाचक गण के सदस्य या निर्वाचक मंडल के सदस्य, तो देखिए पहला ऑप्शन है आपके संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। यहाँ पे सभी में देखिए मनोनीत और निर्वाचित दोनों आते हैं, ठीक है, निर्वाचित भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। तो इस कारण से आपके ये स्टेटमेंट आपके गलत हो गया, ठीक है। दूसरा आपके स्टेटमेंट है राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो ये बिल्कुल शामिल होते हैं। सभी राज्य तथा उपराज्यपाल, ये भी आपके ये शामिल नहीं होते, राज्यपाल उपराज्यपाल। तो इसमें निर्वाचक गण में इनमें से कौन कौन शामिल है, सिर्फ आपके दूसरा स्टेटमेंट शामिल है, तो केवल 2 आपके इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये आपकी स्टेट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया था। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है राष्ट्रपति के चुनाव के निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है, मतलब चुनाव से रिलेटेड कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकार का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है बिल्कुल, कि नया राष्ट्रपति जो है वो पहले जो राष्ट्रपति है उनके रिटायर होने से पूर्व उनका चुनाव होना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, ये भी सही है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर बना रहेगा, मतलब कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ है तो वह राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। अगला स्टेटमेंट है आपके लास्ट, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है,
ये नहीं है आपके सही कथन नहीं है। तो इसका आंसर आपके पहले तो रहेगा डी, ये सही कथन नहीं है। देखिए निर्वाचक मंडल का अपूर्ण रहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आपको एक फॉर एग्जाम्पल एक अपन एग्जाम्पल दें कि जैसे अपन जैसे राजस्थान की बात करें फॉर एग्जाम्पल कि जैसे राजस्थान की विधानसभा अगर भंग हो रखी है, ठीक है, राजस्थान की विधानसभा भंग हो रखी है मतलब क्या है कि इसमें जो विधायक नहीं है अभी, तो विधानसभा भंग हो रखी है। तो अब इस टाइम में ही अगर राष्ट्रपति के चुनाव है तो ऐसा नहीं है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित किए जाएंगे, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव स्थगित नहीं किए जाते हैं, चाहे चाहे निर्वाचक मंडल आपके अपूर्ण हो। ये आपका जो फैसला है ये सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में फैसला दिया कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने पर राष्ट्रपति का चुनाव जो है स्थगित नहीं किया जा सकता। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हैं कथन कारण से जो आपकी स्टेटमेंट बेस्ड है, तो ये भी आपके निर्वाचक मंडल से रिलेटेड है। राष्ट्रपति के भारत में राष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में अब देखिए जो फॉर्मूला है उसके बारे में कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है क्या है उसके बारे में, तो जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य है उसका पूछा है, ठीक है। तो फॉर्मूला दिया उस राज्य की जनसंख्या डिवाइडेड बाई भाग मतलब डिवाइडेड बाई राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या इंटू 1000। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है इंटू 1000 नहीं है, इंटू 1/1000 है, ठीक है, यहाँ पे होता है इंटू 1/1000, ठीक है। तो ये आपके मल्टीप्लाई में नहीं होता, डिवाइड में आता है 1000। तो आपके ये आपके स्टेटमेंट फर्स्ट वाला गलत हो गया फॉर्मूला। दूसरा है एक निर्वाचित संसद सदस्य का मत का मूल्य। अब संसद सदस्य का मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, सभी निर्वाचित विधानसभा विधानसभा सदस्यों के मतों का कुल मूल्य डिवाइडेड बाय निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या। तो ये आपके फॉर्मूला सही है। सॉरी। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग आपके जो है संसद सदस्य का वोट मूल्य मत मूल्य निकाला जाता है और इसके अलावा इसके आधार पर आपके विधानसभा सदस्य का मत मूल्य निकाला जाता है। तो आखिरी चुनाव में जो है 5000 मतदाता थे, आखिरी चुनाव में 5000 नहीं बल्कि 4796 ये मतदाता थे टोटल, ठीक है, 2022 के जो राष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें। तो अपने को एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला भी पूछ लेते कि जो मतों का मूल्य है, एक चीज अपने को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो मैं इसका आंसर बता दूं, तो इसका आंसर आपके दोनों स्टेटमेंट 1 और 3 आपके गलत है, तो केवल 2 ही आपके स्टेटमेंट सही रहेगा। तो आपके आंसर रहेगा बी, केवल 2। अब अपन बात करें तो देखिए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है उसमें आपके हर एक मतदाता का मत मूल्य होता है, वोट शेयर होता है। तो उसमें अपने को ध्यान रखना है कि जो है राज्यों का जो सदस्यों का मत का मूल्य होता है वो हमेशा भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सभी राज्यों के जो मतदाताओं का मत मूल्य अलग अलग होता है, उनकी जनसंख्या के अनुसार उनका मत मूल्य होता है। जैसे जो सर्वाधिक मत मूल्य है वो आपके उत्तर प्रदेश का है, जबकि सबसे जो न्यूनतम है वो सिक्किम का है। इसी तरह से अपने को ध्यान रखना है संसद के जो सदस्य है, संसद के सदस्य का मत मूल्य जो है वो एक समान होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संसद के सदस्यों का मत मूल्य आपके एक समान होता है, जबकि विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का मत मूल्य अलग अलग होता है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, अब चुनाव के बारे में बात करें, निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये अपन देखिए अभी जो अपन ने डिस्कस किया उसका आ रहा है। तो प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि उनकी जनसंख्या अलग होगी। तो जैसे अपन ने फॉर्मूला पढ़ा उसके अकॉर्डिंग आपके अलग रहेगा। ये आपकी स्टेटमेंट सही है। लोकसभा के सदस्यों का वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। अपन ने अभी फॉर्मूला भी पढ़ा कि संसद के सभी सदस्यों का जो मत मूल्य का फॉर्मूला वो सेम ही है, तो इस कारण से आपके ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो आंसर है वो आपके रहेगा केवल एक सही कथन है। एक चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आपको ये ध्यान देना है कि सही पूछा है या गलत पूछा है। कई बार स्टेट पीसीएस इवन यूपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ पे आपके क्या है कि गलत कथन पूछ लेते, तो आपके अगर गलत कथन पूछे तो आपका आंसर 2 होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से भी आपको नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए इंडियन पॉलिटी में आपको सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है ताकि आप आसानी से क्वेश्चन समझ सके। आगे अपन बात कर दे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है, मतलब जो है कोई राज्य का मुख्यमंत्री पात्र नहीं होगा तो कौन सा ऑप्शन आप देखिए, आप अपन ने जो पढ़ रखा है उसमें से आएगा। वह स्वयं प्रत्याशी होता है, ठीक है, स्वयं प्रत्याशी होता है तो वह मतदान नहीं कर सकता क्या, उसे राज्य विधानमंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, वह राज्य में विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य हो। तो अपन ने जो बात की है निर्वाचक मंडल में कि भाई सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो अगर आपके राज्य का मुख्यमंत्री निर्वाचित सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भाग का पात्र कब नहीं होगा, जब वे निर्वाचित सदस्य नहीं है, ठीक है। अब निर्वाचित कहां से, विधानसभा से,
तो विधानसभा मतलब अगर विधान परिषद का वह सदस्य है तो वो भाग नहीं ले सकता। तो आपका आंसर रहेगा राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तब वे आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। ये चीज ध्यान रखना है, क्योंकि अपन ने जैसे पढ़ा है ना भाई अनुच्छेद 54 में कि राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकते हैं। तो अगर जो है मुख्यमंत्री अगर विधानसभा का सदस्य है तब तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है, और अगर वह विधान परिषद का सदस्य है तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। तो इस तरह से देखिए आपके ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब अपन बात करें राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में, तो देखिए राष्ट्रपति का जो चुनाव है, राष्ट्रपति का जो चुनाव है निर्वाचन विधि है या इलेक्शन मेथड है, चुनाव का जो विधि है, मतलब अपन बात करें विधि की, निर्वाचन विधि मतलब निर्वाचन कैसे होता है राष्ट्रपति का, उसका जो उल्लेख है वो आपके रहेगा आर्टिकल 55 में, अनुच्छेद 55 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव की विधि है, मतलब निर्वाचन विधि है, चुनाव कैसे होता है उसका उल्लेख आपके 55 में। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। मतलब क्या है कि इसमें आपके सिंपल सी चीज ये ध्यान रखना है कि इसमें आपके सबसे मेन चीज है एकल संक्रमणीय। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व गुप्त मतदान प्रणाली, गुप्त मतदान प्रणाली। तो देखिए इसमें क्या है, एक तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है, एकल संक्रमणीय मतलब इसको इंग्लिश में जैसे टर्म आपको इजीली समझ आएगा, इसका है सिंगल ट्रांसफरेबल। मतलब जैसे देखिए वोटिंग में क्या होता है, अपन जैसे लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव में वोट देते तो सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति को वोट देना उसी को वोट देना होता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में आपको सिंगल ट्रांसफरेबल मतलब क्या है कि जितने व्यक्ति उम्मीदवार है उनको प्रायिकता के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर आपको वोट देना है कि पहले किसको वोट दे रहे, दूसरी वरीयता पर किसको देंगे, तो उसको बोलते हैं एकल संक्रमणीय। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब जैसे देखिए लोकसभा में जो चुनाव होता है उसमें आपके जो जिसको सर्वाधिक वोट मिलते हैं वो विजेता होता है, जबकि इसमें एक आपके राष्ट्रपति के चुनाव में निश्चित अनुपात में वोट प्राप्त करना होता है। तो इसीलिए ये अनुपातिक प्रतिनिधित्व और गुप्त मतदान मतलब ये जो आपके वो चुनाव होता है ये पूर्ण रूप से गुप्त रूप से होता है। मतलब यहाँ पे जो है पार्टियां आपके व्हीप जारी नहीं कर सकती, यहाँ पे कोई व्हीप कार्य नहीं करता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो ये आपके जो निर्वाचन विधि है। अब इसमें क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव में 50 तो आपके होना चाहिए प्रस्तावक, राष्ट्रपति का चुनाव जो है उम्मीदवार बनने के लिए 50 आपके होने चाहिए प्रस्तावक और 50 ही आपके होने चाहिए अनुमोदक। ठीक है, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब क्या है कि जैसे आप अगर राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनना चाह रहे तो प्रस्तावक और अनुमोदक 100 लोग होने चाहिए। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि 100 लोग वो होने चाहिए जो निर्वाचक मंडल में शामिल हो। ठीक है, जैसे आम लोग इसके प्रस्तावक अनुमोदक नहीं हो सकते, इसके प्रस्तावक और अनुमोदक आपके सांसद या विधानसभा के जो सदस्य, निर्वाचित सदस्य, एमएलए मतलब एमपी एमएलए आपके प्रस्तावक अनुमोदक होनी चाहिए 100, तब जाके तो आप उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि आम आदमी सोचता है कि हम खड़े हो सकते, लेकिन आपके 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक मतलब 50-50 आपके एमपी एमएलए होने चाहिए जो आपको राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाए, तब जाके आप उम्मीदवार बनेंगे। तो इसके लिए जो जमानत राशि होती है वो आपके 15,000 रुपए होती है। ठीक है, जो कुल मतदान का 1/6 भाग, कुल मतदान का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होने पर जब्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे अपन बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जैसे अपन ने निर्वाचक मंडल के बारे में बात किया, आगे अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के वोटों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को विधानसभा की कुल निर्वाचित संख्या द्वारा विभाजित कर प्राप्त भागफल की 1000 गुणकों के बराबर होती है। वर्तमान स्थिति में जनसंख्या से तात्पर्य किस वर्ष की जनगणना द्वारा यथा अभिनिश्चित जनसंख्या से है। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन इसको लैंग्वेज इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड किया है कि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा है कि जो राज्य की जो जनसंख्या, जैसे अपन ने मत मूल्य निकालते हैं ना विधानसभाओं का, तो जो राज्य की जनसंख्या है वह जनसंख्या किस आधार पर गणना, किस वर्ष की आधार पर गणना की जाएगी, ये बेसिकली पूछा है। तो ये जो चीजें हैं ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए पूछा है 1000 गुणकों का, इसका कोई मतलब नहीं है। बेसिकली क्या क्वेश्चन है कि जो राज्य की जनसंख्या का अपन काउंट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जो फॉर्मूला है उसमें जो राज्य की जनसंख्या किस वर्ष को अपन मानते हैं, तो ऑप्शन है आपके 1991 की जनसंख्या,
1981 की जनसंख्या, 1971 की जनसंख्या और 1961 की जनसंख्या। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि जो 1971 की जनसंख्या है उसके आधार पर आपको राज्य की जनसंख्या मानी जाती है, क्योंकि इस दौरान जो है उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों के जो राज्य है उनकी जनसंख्या लगभग समान अनुपात में वृद्धि हो रही थी। तो इस कारण से 1971 की जनसंख्या को अभी काउंट किया जाता है। तो अभी लेटेस्ट जनसंख्या को इसमें काउंट नहीं किया जाता। इसके तहत आपके जो है 84वें संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया 2001 में कि इसमें क्या प्रोविजन किया गया, इसमें यह प्रोविजन किया गया कि भाई ये जो प्रोविजन है आपके ये 2026 तक रहेगा। ठीक है, 2026 तक जो भी राष्ट्रपति के चुनाव होंगे उनमें आपके जो है 1971 की जनगणना को काम में लिया जाएगा। अब आगे बात करेंगे, जैसे अभी अपकमिंग इलेक्शन जो आएगा 2027 में आएगा, तो उसमें किसका भाग लेंगे, कौन सी जनसंख्या को काउंट करेंगे, तो उसके लिए गवर्नमेंट को आपके जो है प्रोविजन करना पड़ेगा कि अगर जैसे अभी 2027 में ही आ पाएगी जो जनगणना है अभी लेटेस्ट जो होने वाली है, तो 2027 में आएगी। तो अगर डाटा आता है और किसी राज्य का विरोध नहीं रहता है तब तो नए जो नई जनगणना के अनुसार होगा। अदरवाइज हो सकता है कि 1971 की जनगणना के अनुसार ही रखे और गवर्नमेंट जो है संविधान संशोधन के साथ इस प्रोविजन को आपके आगे बढ़ा ले। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में जो राज्यों की जनगणना को काउंट किया जाता है वो कौन से वर्ष को किया जाता है, तो 1971 की जनगणना के वर्ष को आपके काउंट किया जाता है। ठीक है, आगे अपन बात करें, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब ये आपके जो है योग्यता से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉरी, उसमें देखिए पहला स्टेटमेंट है उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का जन्मा नागरिक नहीं, सिर्फ जो है एक तो सबसे पहली चीज की अपन योग्यता के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति की जो योग्यता है उसका उल्लेख है आपके आर्टिकल 58 में, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख है। अब योग्यता में क्या क्या है वो अपन बात करेंगे। भारत का जन्मा नागरिक नहीं, सिर्फ ये लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि देखिए जैसे सोनिया गांधी है जो वर्तमान में भारत की नागरिक है, लेकिन वो उनका जन्म इटली में हुआ, लेकिन वो राष्ट्रपति का उम्मीदवार हो सकती है, क्योंकि जो संविधान के अनुच्छेद 58 में है उसमें सिर्फ ये लिखा है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ये जो आपके क्वेश्चन है ये यूपीएससी प्रीलिम्स आईएएस में पूछा गया एग्जाम का क्वेश्चन है। तो भारत का जन्मा नागरिक नहीं, सिर्फ भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा है। ठीक है, उसे न्यूनतम उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है, आर्टिकल 58 में है कि न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, ये स्टेटमेंट सही है। उसे संसद का निर्वाचित सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। ये आपके बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था यूपीएससी में, संसद का नहीं, यहाँ पे आपके देखिए लोकसभा का था मेंशन। ठीक है, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, नहीं कि संसद में दोनों सदन आते हैं। तो यहाँ पे आपके ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपके सही कथन का पूछा है तो आपके सिर्फ और सिर्फ दूसरा आंसर रहेगा आपके बी, केवल 2 सही रहेगा। तो ये इस तरह के आपके यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे संसद का नहीं, लोकसभा का सदस्य होना नहीं, सिर्फ योग्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के सिर्फ योग्य हो, इतना है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 58 में क्या है, राष्ट्रपति की योग्यताओं का उल्लेख। आपको आर्टिकल भी ध्यान रखना है, आर्टिकल राष्ट्रपति की योग्यताओं से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, 58। इसमें क्या है, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा का अध्यक्ष बनने के योग्य हो। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। तो देखिए ऑप्शन है आपके भारत के महाधिवक्ता, संसद को, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को, इनमें से कोई नहीं। अपने को देखिए सिंपल एक ट्रिक ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये जो 2 पद है ये आपके देश के सबसे बड़े पद है, सर्वोच्च पद है। तो अगर सर्वोच्च पदों पर की नियुक्ति से संबंधित या चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसे आपको सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो सबसे बड़ा कोर्ट है, उसको सौंपा जाएगा। तो इसका ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति या इसके अलावा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो उसकी जो सुनवाई होती है वो आपके सीधा भारत के सर्वोच्च न्यायालय में होती है। तो जो सबसे बड़े पदों का विवाद आपके सबसे बड़े कोर्ट में ही इसका सुनवाई होगी। तो ये चीज ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आपके आर्टिकल है अनुच्छेद 71, आर्टिकल 71। आर्टिकल 71 में क्या है कि इसमें क्या उल्लेख है, इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतलब इलेक्शन से रिलेटेड कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। तो आपके आर्टिकल भी ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में अगर आर्टिकल भी पूछ ले कि इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, तो आपके आर्टिकल रहेगा अनुच्छेद 71 में इसका उल्लेख है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद की सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, राष्ट्रपति अब कार्यकाल से रिलेटेड है। ठीक है, तो राष्ट्रपति
5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। ऑप्शन है अपने निर्वाचन की तारीख से संसद द्वारा निर्धारित तिथि से, अपने पद ग्रहण के दिन से, निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली पूछा है राष्ट्रपति का कार्यकाल, लेकिन 5 वर्ष का नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है उसका कार्यकाल कब शुरू होता है। तो देखिए जनरली क्या है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपके पद ग्रहण के दिन से, मतलब उनका जो कार्यकाल शुरू होता है पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक होता है। तो अपन बात करें कार्यकाल की, तो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके आर्टिकल है आर्टिकल 56, अनुच्छेद 56। आपके अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। इसमें क्या क्या है तो अपन उसके बारे में बात करें कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है, पहली चीज तो 5 वर्ष होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि पद ग्रहण की तिथि से शुरू होता है। ठीक है, जिस दिन राष्ट्रपति शपथ लेते हैं उस दिन से भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल शुरू होता है, 5 वर्ष होता है। ठीक है, ये चीज एक तो। अब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे, तो इसमें यह भी मेंशन है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये। तो यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देते हैं, उपराष्ट्रपति को देते हैं, और उपराष्ट्रपति इस इस्तीफे की सूचना जो किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे भाई ये कैसे याद रखना है, ये भी आपके कई एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। राष्ट्रपति का पद जो है वो सबसे बड़ा पद होता है, सर्वोच्च पद होता है देश का। तो अगर राष्ट्रपति पहली चीज तो अपना इस्तीफा देगा, किसको देगा, उपराष्ट्रपति को। तो ये जो सारे फैक्ट्स अपन डिस्कस कर रहे हैं ये आपके किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, मतलब राष्ट्रपति का पद जो है एक तरह से रिक्त हो गया, सबसे बड़ा पद रिक्त हो गया। तो इसमें सूचना किसको दी जानी चाहिए, लोकसभा अध्यक्ष को। मतलब जो जनता द्वारा निर्वाचित सभा है, लोगों की सभा है, उसके जो हेड है लोकसभा अध्यक्ष, उसको सूचना मिलनी चाहिए कि भाई भारत का सर्वोच्च पद रिक्त हो गया है। तो इस कारण से ये चीज ध्यान रखना है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के इस्तीफे की सूचना सबसे पहले किसे देंगे, लोकसभा अध्यक्ष को देंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है आपके अनुच्छेद 56 में क्या उल्लेख है कि इसमें सिर्फ ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति को जो है महाभियोग से हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति को महाभियोग को इंग्लिश में बोलते हैं आपके इम्पीचमेंट, कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। एक चीज ये ध्यान रखना है, आपके अनुच्छेद 56 में सिर्फ ये मेंशन है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है, और महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, प्रक्रिया का जो उल्लेख है आपके वो आपके रहेगा आर्टिकल 61 में, अनुच्छेद 61 में रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ये यूपीएससी जैसे एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख तो आपके अनुच्छेद 56 में है, जबकि जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, उसका उल्लेख आपके अनुच्छेद 61 में है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में इतने टफ या ट्रिकी क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते हुए देते, तो अपन ने डिस्कस कर लिया। ऑप्शन है लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को देते हैं। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का तो भाग है परंतु उसकी महाभियोग की प्रक्रिया का भाग नहीं है। तो ऑप्शंस के बारे में बात करें, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभाएं और राज्यों की विधान परिषदें। तो यहाँ पे देखिए जो है निर्वाचक गण का भाग तो है परंतु महाभियोग का भाग नहीं है। तो पहली चीज बात करें कि जो आपके महाभियोग के बारे में बात करें तो महाभियोग में जो है आपके संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभाएं भाग नहीं लेती। तो सबसे पहले तो इसका आंसर अपने को देखना है कि राज्यों की विधानसभाएं। अब देखिए आपके क्वेश्चन और घुमा के क्या पूछा जा सकता था कि ये इसका आंसर तो आपके राज्यों की विधानसभाएं होगी, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य है वो चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, महाभियोग या इम्पीचमेंट की प्रोसेस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य भाग लेते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, उसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य ये इसमें भाग नहीं लेते। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता कि आपके भारत के राष्ट्रपति के ना तो निर्वाचक गण को भाग है न ही उसके महाभियोग की प्रक्रिया का भाग है, तो कौन सा ऑप्शन होता है आपके, राज्यों की विधान परिषद है। और अगर यहाँ पे आपके ऑप्शन होता कि राष्ट्रपति के निर्वाचक गण का भाग है और महाभियोग के भी भाग है, तो कौन कौन शामिल है, अगर ये स्टेटमेंट बेस्ड या मल्टीपल आंसर होता तो इसमें आपके लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य इसमें शामिल होते। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है ये भी ध्यान रखना है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो आपके देखिए जो महाभियोग की प्रक्रिया है अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इससे संबंधित जो आपके आर्टिकल है वो आपके अनुच्छेद 61।
तो अनुच्छेद 61 में आपके राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही है, संविधान का अतिक्रमण। ठीक है, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, सिर्फ एक ही आधार है जिस पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाने का आधार सिर्फ और सिर्फ एक है, संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण। मतलब जो संविधान का अगर राष्ट्रपति ने उल्लंघन किया है तो ही उन्हें हटाया जा सकता है, और उन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसका उल्लेख आपके है आर्टिकल 61 में। तो सबसे पहली चीज कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। पहली चीज तो ये, ठीक है, राष्ट्रपति को आपको 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा, पहली चीज तो ये। तो ये भी आपके क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से कितने दिन पूर्व उन्हें सूचित करना होता है, 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ेगा। अब अपन आगे बात करें तो अगर राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव है तो इसके लिए एक जांच समिति गठित की जाएगी। ठीक है, जांच समिति का गठन होगा। जांच समिति में कौन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होंगे। ठीक है, न्यायाधीश के अलावा जो है संविधान विशेषज्ञ भी होंगे। ठीक है, तो जांच समिति गठित होती है। जांच समिति के गठन के बाद इन पर हटाने का प्रस्ताव लाया जाता है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रपति के जो महाभियोग की प्रक्रिया है, ये चीज आपको एक ध्यान रखना है कि इसकी जो प्रक्रिया है ये आपके अर्ध न्यायिक है, ये चीज ध्यान रखना है। यह भी आपके स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया, न्यायिक, अर्ध न्यायिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक कैसे है, ठीक है, सबसे पहले अपन बात करें न्यायिक प्रक्रिया क्या होती है। न्यायिक प्रक्रिया है कि न्यायालय में उस किसी वाद की मामले की सुनवाई होती है, उसका निर्णय न्यायाधीशों द्वारा, न्यायालय द्वारा दिया जाता है, तो वो न्यायिक प्रक्रिया होती है। यहाँ पे अर्ध न्यायिक कैसे हुआ कि देखिए, इसकी जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, इसमें जो इनके आधारों की जांच करेगी जांच समिति, और जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जिसके अध्यक्ष आपके न्यायाधीश भी होंगे और संविधान विशेषज्ञ भी होंगे। तो इसकी जो जांच है वो न्यायाधीशों द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा, इसका निर्णय आपके संसद करेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है अपने को कि जो राष्ट्रपति को हटाएगा कौन, संसद हटाएगी। तो अपन बात करते हैं राष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं। तो सबसे पहली चीज की भी जांच समिति ने जांच की, अगर जांच को सही पाया जाता है तो आपके संसद मतलब लोकसभा, संसद के किसी भी सदन में हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो। पहली चीज तो ये भी ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है। तो आंसर है किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, किसी भी सदन में अपन हटाने का प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि अपन ने लोकसभा में प्रस्ताव लाए जांच समिति के बाद, तो जैसे लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया तो प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, उस सदन के 1/4 सदस्य। ठीक है, 1/4 सदस्यों का समर्थन आवश्यक। उसके बाद जांच समिति उसकी जांच करेगी। जांच के बाद अगर पाया जाता है कि ये आरोप सही है तो ये प्रस्ताव जो है उस सदन से पारित कराने के लिए साधारण बहुमत नहीं, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अपने को कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होगा प्रस्ताव को पारित करने के लिए। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जो है वो सर्वाधिक जटिल है। मतलब आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं कि अगर 300 मेंबर है लोकसभा में, मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से आसानी रहेगा, तो 300 में से अगर 200 लोग इस प्रस्ताव को सहमति देते तब यह प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ये बहुत जटिल प्रक्रिया, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को हटाने का जो है महाभियोग का प्रस्ताव नहीं लाया गया है, ये भी एक फैक्ट है। तो आगे अपन बात करें तो ये अगर 2/3 बहुमत से पारित होता है तो ये आपके राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा भी इसको कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त हो जाता है, राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो ये आपकी जो पूरी महाभियोग की प्रक्रिया है ये आपके अनुच्छेद 61 में दी गई है, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। अपन ने अभी बात की अर्धन्यायिक प्रक्रिया, कार्यपालिकीय प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया या विधायी प्रक्रिया। तो आंसर रहेगा आपके अर्धन्यायिक, क्योंकि जो इसके महाभियोग की प्रक्रिया की जांच आपके न्यायाधीश करते, न्यायाधीशों की अध्यक्षता में गठित समिति करती है, जबकि इसका जो हटाने का निर्णय है ये आपके संसद के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति अगर पद से इस्तीफा दे दे या उन्हें हटा दिया जाए या उनका निधन हो जाए तो नया राष्ट्रपति का चुनाव कितने दिनों में होना चाहिए, वो ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है आपके 90 दिनों में, 6 माह में, 9 माह में, 1 वर्ष में। तो देखिए ये जो आपका आंसर इसका रहेगा 6 माह में, और इसका जो उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या निधन हो जाए, इस्तीफा दे दे या हटा दिया जाए, तो इसका जो उल्लेख है वो आपके रहेगा अनुच्छेद 62 में। अनुच्छेद 62 में ये उल्लेख है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए
तो उसका चुनाव 6 माह में करवा लिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज ये है। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 65 आपके इससे रिलेटेड एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 65 में है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है एक्टिंग प्रेसिडेंट। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, अनुच्छेद 65 में है कि राष्ट्रपति का अगर पद रिक्त है तो उसमें उपराष्ट्रपति जो है वो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, तो अगर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेंगे, और ऐसा एक केस भी आया कि अगर राष्ट्रपति का पद भी रिक्त है और उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा, तो वो बनेगा आपके भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो ये सिर्फ एक बार ही ऐसा इंसिडेंट हुआ है, तो आपके अपकमिंग एग्जाम्स में अपन डिस्कस करते हैं, अपकमिंग क्वेश्चंस में अपन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, यदि मृत्यु अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका पद का कार्यभार कौन संभालेगा, ये भी अपन डिस्कस किया। प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो है आपके कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति ये पदभार संभालेंगे, और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो आपके आंसर रहेगा मुख्य न्यायाधीश ये पदभार संभालेंगे। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, यदि भारत और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक ही बिंदु पर खाली हो जाए, रिक्त हो जाए, तो राष्ट्रपति पद अस्थायी तौर पर निम्नलिखित अधिकारी धारण करेगा। अपन इसके बारे में भी बात की, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ये आपके राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायाधीश है, जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अपन बात करेंगे। देखिए 39वें संविधान संशोधन, 40वें, 42वें, 44वें, तो इसमें ये पूछा है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद को कोई जो विधेयक है, बिल है, उसे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया, तो ये आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया 1978 में। इसके अलावा अपन बात करें क्वेश्चन क्या आ सकता है, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपके 1976 में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति को किसी बिल पर सहमति देनी ही होगी। मतलब जो संसद से पारित कोई विधेयक है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति को सहमति देना अनिवार्य है, वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। ये प्रावधान जो आपके 42वें संविधान संशोधन में किया गया, उसके बाद जो इस प्रावधान को बदलकर एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, ये प्रावधान आपके 44वें संविधान संशोधन द्वारा, वर्ष भी आपको ध्यान रखना 1978 में ये प्रावधान किया गया। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। ऑप्शन है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर, और राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो देखिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति जो है वह लोकसभा भंग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई ऑप्शन नहीं है। ये चीज ध्यान रखना है कि अगर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद अगर ये सिफारिश करे कि लोकसभा भंग करनी है समय से पूर्व, तो वह भंग कर सकते हैं। आगे अपन ऑप्शन के आगे क्वेश्चन के बारे में बात करें, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, ज्ञानी जेल सिंह और एपीजे अब्दुल कलाम। तो देखिए इसका आंसर तो रहेगा आपकी ज्ञानी जेल सिंह। अपन बात करें जेबी निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है, जेबी इसे बोलते हैं जेबी वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो बोलते। तो ये होता क्या है, अब इसमें क्या अपन बात करते हैं, पॉकेट वीटो या जेबी वीटो। तो देखिए सबसे मेन चीज कि अगर कोई विधेयक जो है अगर संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आता है, तो उसमें जैसे अपन इसके मैपिंग के थ्रू बात करें, जो जैसे लोकसभा और राज्यसभा है फॉर एग्जांपल, तो अपन बात करें कि कोई बिल लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित होगा, तो वह आएगा राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो अगर राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आता है तो अगर वे साइन कर दे, हस्ताक्षर कर दे, तो वह कानून बन जाता है। ठीक है, या वे एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं राष्ट्रपति, तो संसद को पुनर्विचार करना रहेगा, एक बार भेज सकते हैं, या वे हस्ताक्षर करे, हस्ताक्षर नहीं करे मतलब होल्ड कर दे उसको। ठीक है, होल्ड कर दे मतलब कि भाई हस्ताक्षर करे ही ना तो हस्ताक्षर करने से इनकार करे, ना हस्ताक्षर करे, तो वो होल्ड हो जाता है। तो इस तरह से क्या पॉकेट वीटो, मतलब एक तरह से पॉकेट में रख दिया बिल, अब उसको हस्ताक्षर नहीं कर रहे। तो इस कारण से ये जो पॉकेट वीटो है
ये जेबी वीटो कहा जाता है इस तरह को कि भाई वीटो कर दिया, लेकिन वो कह भी नहीं रहे मैं हस्ताक्षर करूंगा, वो इनकार भी नहीं कर रहे। तो ये जो पॉकेट वीटो अभी तक एक बार यूज किया है वो किया है आपके ज्ञानी जेल सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे ज्ञानी जेल सिंह ने कब यूज किया उसके बारे में अपन बात करें तो देखिए भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत इन्होंने यूज किया था। भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर अधिनियम, ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो आप सारे जो फैक्ट्स मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान रखिएगा। 1986 में ये बिल लाया गया था, तो भारतीय डाकघर अधिनियम इसको इन्होंने होल्ड कर दिया था। ज्ञानी जेल सिंह उस वक्त भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये चीज याद रखिए। जेबी वीटो का प्रयोग भारत के किस राष्ट्रपति ने किया? ज्ञानी जेल सिंह ने किया। ऑप्शन आगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट बेस्ड है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है ये, यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, इतना लेंथी क्वेश्चन है। तो देखिए ये चीज है, क्वेश्चन से डरना नहीं है, मेन चीज क्या अपने को कॉन्सेप्ट मालूम है तो अपन आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकीय शक्तियां, मतलब वो अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं, वो कौन सा है? तो अपन ऑप्शन ये स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना। तो बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करने की जो प्रोसेस है, उल्लेख है ये आपके आर्टिकल 75 में है। ठीक है, राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, ये 75 में है, ये आपके स्वविवेकीय शक्ति नहीं है। ठीक है, संसद का अधिवेशन बुलाना, तो ये आपके आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख है। ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग नहीं बुला सकता, जब मंत्रिपरिषद सिफारिश करेगी, मंत्रिपरिषद कहेगी तब बुलाएगा। किसी विधेयक को आपत्तियों सहित संसद के पास वापस भेजना, देखिए एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, अपन ने बात की अभी 44वें संविधान संशोधन द्वारा, तो ये अपने विवेक के अनुसार भेज सकता है, तो ये स्वविवेकीय शक्तियां। मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, तो इससे रिलेटेड प्रोविजन भी आपके है अनुच्छेद 75 में, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, तो अपने अकॉर्डिंग निर्णय नहीं ले सकता। राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए विधेयक पर स्वीकृति देना, तो ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर ही स्वीकृति देगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग नहीं। किसी विधेयक को रोक कर रखना, मतलब जो पॉकेट वीटो जेबी वीटो है, तो उस तरह का ये कर सकते हैं, तो ये भी आपकी स्वविवेकी शक्ति है। किसी विषय से संबंधित जानकारी के लिए प्रधानमंत्री से कहना, तो ये भी आपके कह सकते हैं, आर्टिकल 78 में जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य है उसमें इसका उल्लेख है। ठीक है, किसी परामर्श पर आपके जो है किसी परामर्श पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार हेतु कहना, तो ये आपके ऑटोमेटिकली कह सकते हैं, ये भी आपके दोनों हैं आर्टिकल 78। ठीक है, लेकिन जो 7 और 8 है ये आपके राष्ट्रपति अपने अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि भाई राष्ट्रपति को अगर जो है किसी विषय से संबंधित जानकारी चाहिए तो वह राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को ऐसा कह सकते हैं अपने स्वविवेक से। जबकि यदि किसी विषय पर मंत्रिपरिषद से पुनर्विचार या किसी विषय पर विचार करना है या डिस्कशन करना है तो वो भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कह सकते हैं। तो ये आपके दोनों जो है आपके अनुच्छेद में मेंशन है, लेकिन ये स्वविवेकीय है, तो ये चीज ध्यान रखना है। यहाँ पे स्वविवेकीय शक्तियां मतलब राष्ट्रपति स्वयं से कौन से निर्णय ले सकते हैं, तो आपके ऑप्शन आंसर रहेगा 3, 6, 7, 8, तो इसका आंसर रहेगा आपके डी 3, 6, 7 और 8। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट चाहे कितने ही हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन से आपके वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वह आपके प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तो ये आपके राष्ट्रपति नहीं करते। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा। संघ राज्य का मुख्यमंत्री, देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो राज्य जो विभिन्न राज्य है, राज्यों में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति आपके राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, जबकि संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, तो इसमें जो है आपके दिल्ली व पुडुचेरी, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, इसमें तो आपके जो मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। और अभी जैसे जम्मू कश्मीर का प्रोविजन जो है वो आपके है उपराज्यपाल। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसके जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी वो वहां के उपराज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है कि जो संघ राज्य क्षेत्र है, अगर दिल्ली पुडुचेरी है तो आपके राष्ट्रपति है, जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल। इसके अकॉर्डिंग मुख्यमंत्री जो संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री आपके राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, लेकिन अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा जम्मू कश्मीर तो आपके उपराज्यपाल आता है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है? 1 और 3, तो आपका आंसर रहेगा सी 1 और 3। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं यहाँ पे अपकमिंग एग्जाम्स में। आपके अगर केंद्र शासित प्रदेश रहेगा तो उनको मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन बोनस होगा या डिलीट होगा। तो ये चीज ध्यान रखना अपने को। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल करेगा, दिल्ली पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए इसमें आपके संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि मैं निम्नलिखित में से किसकी रिपोर्ट को, मतलब किसको सदन के संसद के पटल पर रखवाए, मतलब ये जो रिपोर्ट देते हैं कौन सी रिपोर्ट राष्ट्रपति रखवाता है। पहला, वित्त आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रपति रखवाता है, सही बात है। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को, तो देखिए लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है वह लोकसभा अध्यक्ष गठित करता है और उसकी रिपोर्ट भी लोकसभा अध्यक्ष के पास आती है और लोकसभा अध्यक्ष ही इसे लोकसभा के पटल पर रखवाता है। तो ये आपके राष्ट्रपति नहीं है इसमें। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को राष्ट्रपति रखवाते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को यह भी राष्ट्रपति रखवाते। तो आपके इसका आंसर रहेगा 1, 3 और 4। तो आपके ऑप्शन है सी 1, 3 और 4। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके आ रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है। तो देखिए कौन सा किसी भौगोलिक क्षेत्र है जो अगर जनजातीय बाहुल्य या जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है तो उसे जो है घोषित अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति को है, वो है भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है कि जनजातीय क्षेत्र अगर घोषित करने का अधिकार किसे दिया गया है, राष्ट्रपति को दिया गया है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे, मतलब जो 2 कार्यकाल रहा जिनका। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भारत के राष्ट्रपति में जो है 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने थे, वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रपति की जो शपथ ली थी वो ली थी आपके 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। उसके बाद 1952 में लोकसभा के चुनाव हुए, राज्यसभा के चुनाव हुए, तो 1952 में इन्हें राष्ट्रपति फिर से चुना गया। उसके बाद 1957 में इन्हें राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, तो इनका जो है टोटल जो कार्यकाल रहा है वो 1962 तक रहा। टोटल 12 वर्ष इनका कार्यकाल रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और राष्ट्रपति के रूप में इनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि राष्ट्रपति के रूप में आपके सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है, तो आपके रहेगा आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। ठीक है, आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने वाला अभी तक एकमात्र उदाहरण है। सर्वसम्मति मतलब जिनका चुनाव नहीं हुआ वे निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने। तो एकमात्र ऐसे ही राष्ट्रपति है जो निर्विरोध बने। कौन से है? एक तो ऑप्शन अपन बात करें राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए भारत के जो एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति बने वो है डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। ये आपके 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत के वे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत में जो है लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ये भी चीज ध्यान रखना है। इन्होंने 1967 में भी चुनाव लड़ा वी गिरी के सामने, लेकिन वो हार गए थे। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध बने वो कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है या राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, कार्यकाल के बारे में सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस भी पूछते। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है आजकल क्वेश्चंस का ट्रेंड क्या बदल रहा है कि आपको राष्ट्रपति कौन कौन से राष्ट्रपति कब बने उनका क्रम भी ध्यान रखना है। एक तो कार्यकाल का आपसे पूछ लिया जाए या आपको क्रम भी पूछ लिया जाएगा कि कौन सा राष्ट्रपति समय के अकॉर्डिंग आप कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो यहाँ पे आपको सुमेलित करने से पूछा है। देखिए फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल रहा है वो आपके 1974 में वे राष्ट्रपति बने थे और 1977 में उनका निधन हो गया। तो देखिए 3 वर्ष तक वो मुश्किल से रहे और पद पर रहते इनका निधन हो गया। तो इसका एक तो यह है। दूसरा आपके नीलम संजीव रेड्डी, ये अपन ने बात की 1977 में भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति बने, मतलब सभी ने सहमति से चुना इन्हें। तो इनका 5 वर्ष का पूरा कार्यकाल 77 से 82। डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके बने थे 1967 में। ठीक है, 1967 में बने और 1969 में इनका निधन हो गया, 1969 में इनका निधन हो गया। तो अपने को एक तो ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे भारत के 2 एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। वो कौन कौन थे? एक तो आपके फखरुद्दीन अली अहमद और एक डॉक्टर जाकिर हुसैन, दोनों अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो ये भी ध्यान रखना है कि भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ? 2। एक तो डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक है आपके फखरुद्दीन अली अहमद। आगे अपन बात करें वीवी गिरी, तो वीवी गिरी आपके 1969 में भारत के राष्ट्रपति बने और द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है। ठीक है, यह सबसे कम मार्जिन से राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वीवी गिरी।
तो इसमें आपके आंसर रहेगा, देखिए 2, 3, 4 और 1। इसमें आंसर रहेगा आपके 2, 3, 4 और 1 सी। ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो इसके ऑप्शन से आपके डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन। तो देखिए नीलम संजीव रेड्डी जो है भारत में लोकसभा के अध्यक्ष रहे, वे उपराष्ट्रपति नहीं रहे, तो इसका आंसर आपके ये सी रहेगा। इसके अलावा आर वेंकटरमन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन, ये सभी आपके भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। आगे अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? अपन ने बात की कार्यवाहक राष्ट्रपति की, इसमें मुख्य न्यायाधीश पूछा है कि किसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यहाँ पे राष्ट्रपति मतलब कार्यवाहक थे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना आपने, एग्जैक्ट राष्ट्रपति नहीं बने, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। ठीक है, तो अब ऑप्शंस के बारे में अपन बात करें, जस्टिस MC महाजन, जस्टिस M हिदायतुल्लाह, जस्टिस PN भगवती और जस्टिस BK मुखर्जी। तो देखिए इसका आंसर आपके रहेगा जस्टिस M हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वह मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे और भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, तो वो कौन थे? जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये आपके 1969 में कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, 1969 में क्या हुआ कि डॉक्टर जाकिर हुसैन का राष्ट्रपति पद पर रहते हुए निधन हो गया। इसके अलावा उपराष्ट्रपति उस समय थे VV गिरी 1969 में, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा। तो इस कंडीशन में आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त था, तो उस समय संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर नहीं हो तो भारत के जो है मुख्य न्यायाधीश जो है वह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे या वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का भी आप ध्यान रखें। आगे आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो इसका ऑप्शन से आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, VV गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी। देखिए जो अभी तक का सबसे जो टफेस्ट कंपटीशन हुआ था राष्ट्रपति के चुनाव में, वो VV गिरी के राष्ट्रपति के चुनाव हुआ था 1969 में। तो उसमें आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति थे, सेकंड जो प्रायोरिटी है, द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति बने थे आपके VV गिरी। तो देखिए उस समय इतना कंपटीशन था कि जो पर्टिकुलर कांग्रेस पार्टी है उसका जो अधिकृत प्रत्याशी थे नीलम संजीव रेड्डी, वो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए और VV गिरी जो है निर्दलीय चुनाव हुए, उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो द्वितीय वरीयता के आधार पर चुनाव जीता, सबसे कम मार्जिन के साथ चुनाव जीता। इनका जो है मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और इनके पक्ष में निर्णय दिया। तो आपकी ये भी चीज ध्यान रखना है कि द्वितीय वरीयता के आधार पर राष्ट्रपति चुना जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अब अपन बात करें वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है, तो देखिए वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके लेटेस्ट जो है क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति ये ओडिशा से है, राज्य का भी आप ध्यान रखें, ओडिशा से है। अब देखिए जो द्रौपदी मुर्मू है ये आपके वर्ष 2022 में भारत की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक है, व्यक्ति के रूप में अगर पूछा जाए आपसे, अगर व्यक्ति के रूप में पूछा जाए तो भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, और अगर कार्यकाल के रूप में पूछा जाए कि कार्यकाल के रूप में भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है, तो ये 17वीं राष्ट्रपति बनी है। ठीक है, और अगर महिला के रूप में पूछा जाए तो ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। ठीक है, दूसरी महिला राष्ट्रपति है, ये चीज याद रखना है। राष्ट्रपति के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आपके पहली महिला जो राष्ट्रपति थी वो आपके थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल आपके पहली महिला राष्ट्रपति थी। ये आपके 2007 में भारत की राष्ट्रपति बनी थी, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है। अभी तक भारत की सबसे कम उम्र की जो राष्ट्रपति है वो भी यही है, सर्वाधिक युवा राष्ट्रपति, स्वतंत्रता के बाद इनका जन्म हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखना है करंट के अपडेट के अकॉर्डिंग। और जो 2022 का राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उसमें आपके कुल मतदाता थे 4796 कुल मतदाता थे। ठीक है, जो MP MLA सब मिलाकर। तो आज की ये राष्ट्रपति से संबंधित क्लास थी, आई होप आपको पसंद आई होगी।
आपके कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं नई क्लास में नए वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन।